हम लोग राइट टू सेल्फ डिफेंस पर बात कर रहे थे और बात यह चल रही थी कि राइट टू सेल्फ डिफेंस इसका विस्तार मृत्यु कारित करने तक आपको कब, दो सिचुएशन बची थी और मुख्य रूप से बात यह आई थी कि राइट टू सेल्फ डिफेंस ऐसा नहीं है कि आपको केवल तब प्राप्त होगा जब आपके उपहत यानी चोट ये लगी जाए, आपके शरीर को भी नुकसान कोई नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये युक्ति संगत आशंका ये कारित हुई है कि नुकसान हो सकता है, बस उसी क्षण से राइट टू सेल्फ डिफेंस आ गया, क्योंकि डिफेंस का कोई मतलब हो ही नहीं सकता जब उसे करने का हक नुकसान हो जाने पर दिया जाए। तो डिफेंस का क्या मतलब है? जो प्रतिरक्षात्मक प्रणालियां हैं वो उसी क्षण काम करना शुरू करती है जिस क्षण नुकसान की संभावना यह पैदा होती है। वो प्रतिरक्षात्मक प्रणालियां सेना की हों या कानून की, सिद्धांत बेसिकली एक ही रहेगा कि नुकसान कम या ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, और अगर नुकसान कम या ज्यादा हो गया तो फिर डिफेंस का कोई मतलब होता ही नहीं। तो ये राइट टू सेल्फ डिफेंस है, ये स्टार्ट ही उसी क्षण से हो जाएगा जिस क्षण आपकी सुरक्षा को थोड़ा सा भी संकट ये पैदा हुआ। ये ठीक है कि जैसा हम सुबह कह रहे थे कि दो स्थितियां हो सकती हैं। आपको लग रहा है कि मेरी सुरक्षा को संकट है, क्यों? क्योंकि आप अत्यधिक शक्की स्वभाव के, आपको थोड़ी भी चीजें ज्यादा दिखाई देती हैं, लेकिन हमें नहीं लग रहा, हम लापरवाह किस्म के हैं। हमें बड़े संकट भी छोटे नजर आ रहे हैं। यानी जो माननीय न्यायाधीश महोदय हैं वे हो सकता ऐसी मानसिक दशा के कि अगर वो सेना के कमांडर भी होते हैं, ठीक है, तो भी ठीक से काम कर सकते थे। सेना का कमांडर बहुत गंभीर स्थितियों में घबराता नहीं, वो बहुत गंभीर स्थितियों में भी नहीं घबराएगा। तो अगर सेना के कमांडर की मनोदशा के आदमी माननीय न्यायमूर्ति महोदय हैं, तो वो आपकी सुरक्षा को वास्तविक संकट उत्पन्न होने पर किए गए आत्म प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग को भी गड़बड़ स्थिति में किया गया प्रयोग मान सकते हैं और आपको आत्म प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित कर सकते हैं। और आप डरपोक किस्म के व्यक्ति हो सकते हैं, आप थोड़े से भी संकट को बहुत बड़ा संकट मान सकते हैं। इसीलिए कानून जानबूझकर बिल्कुल ठीक ढंग से सोच समझकर युक्ति संगत इस शब्द का प्रयोग कर देता है, और ये एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड है। युक्ति संगत खतरा, और युक्ति संगत खतरा कानून की दुनिया में हमेशा एक आम व्यक्ति के दृष्टिकोण से लिया जाएगा, न उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से जो सेना का कमांडर होने लायक, और न उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से जो बहुत जल्दी घबराने वाला व्यक्ति है। अगर आप ऐसी दशा में आ गए जहां आपकी दशा को देखकर कोई भी व्यक्ति है इस बात को मान लेगा कि उसकी सुरक्षा को युक्तिसंगत खतरा उत्पन्न हो गया, बस राइट टू सेल्फ डिफेंस इसकी जो आवश्यक दशा है ये पूरी हो गई और आपको तत्काल राइट टू सेल्फ डिफेंस अवेलेबल हो गया। नुकसान कोई नहीं हुआ, अभी सिर्फ आशंका है, नुकसान कोई नहीं हुआ, लेकिन चूंकि आशंका युक्ति युक्त है
इसलिए नुकसान की प्रतीक्षा नहीं हो सकती। और नुकसान शरीर के प्रति या संपत्ति के प्रति, इसके प्रति पैदा हुआ, बस राइट टू सेल्फ डिफेंस आ गया। और कल विस्तार से हम लोगों ने बात की थी कि शरीर के प्रति या शरीर की सुरक्षा को संकट उन सब अपराधों से उत्पन्न होगा जो शरीर के विरुद्ध किए जाएंगे, किंतु संपत्ति की दशा में ऐसा नहीं होगा। लेकिन शरीर की सुरक्षा को उत्पन्न संकट की दशा में भी कुछ अपराधों या कुछ प्रकार के संकट उत्पन्न होने की दशा में आपको जो राइट टू सेल्फ डिफेंस मिलेगा उसका विस्तार कहां तक होगा? मृत्यु कारित कर देने तक दूसरे की, या कोई अन्य अपहानि कारित कर देने तक। आपकी गड़बड़ और गलती यहीं पर होती है। आपको सिर्फ इतनी बात याद रहती है कि मृत्यु कारित कर देने तक, जबकि लिखा क्या है? मृत्यु कारित कर देने तक या कोई अन्य अपहानि, या पढ़ते ही नहीं कोई अन्य अपहानि। अपने दिल पर हाथ रखेंगे तो आपको खूब पता लग जाएगा कि आपने कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते आप कि या कोई अन्य अपहानि, ये भी लिखा है। मीनिंग देयर बाय मृत्यु कारित करना या अपहानि कारित करना, यह आपके निर्णय का विषय है और यह निर्णय समानुपातिक है खतरे के। ठीक है, इसलिए उसने कहा मृत्यु कारित करने तक या कोई अन्य अपहानि कारित करने तक। और जबकि आप कैसे याद करते हैं? मृत्यु कारित करने का, ऐसे याद करते। और भाषाई गलती आपके कॉन्सेप्शन की गलती बन जाती है और फिर आपका कॉन्सेप्शन गलत हो जाता है, और कॉन्सेप्शन गलत होगा तो विचार गलत, तो विचार गलत तो उत्तर गलत। तो हम लोगों ने देखी थी 5 स्थितियों की चर्चा हुई थी जिनमें कहा गया था कि अगर इस प्रकार के संकट शरीर की सुरक्षा को उत्पन्न हुए तो आपको मृत्यु कारित करने तक विस्तृत आत्म प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध हो जाता है। छठी स्थिति है कि जब क्या हुआ, इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए जिनसे उसे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। यानी सदोष परिरोध प्रत्येक प्रकार का आपको आत्म प्रतिरक्षा के हक में दूसरे की मृत्यु कारित करने तक विस्तृत आत्म प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं देता। केवल सदोष परिरोध की वह श्रेणी, सदोष परिरोध की वह कैटेगरी जिसमें आपको इस तरह परिरुद्ध किया जाए कि आपके मन में यह युक्ति संगत आशंका पैदा हो कि अन्यथा परिणाम मेरा ऐसा सदोष परिरोध होगा कि हम लोग प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यानी पुलिस ने या रेवेन्यू अथॉरिटीज ने या किसी अन्य ने आपको इलीगल डिटेंशन में रख दिया तो यह आशंका पैदा नहीं हो रही। यू मे फाइल द पिटिशन बिफोर द हाई कोर्ट एंड गेट द रिट order or direction in the nature of habeas corpus, ठीक है, and you may secure your release from that detention, ठीक है। No doubt police has detained you illegally, but you may apply for bail, ठीक है, you may get revised your detention order, ठीक है। There are so many modes। आपको इससे ऐसी आशंका पैदा नहीं हो रही कि आप लोक प्राधिकारियों की सहायता ले ही नहीं पाएंगे। लेकिन अपहरणकर्ता, शाहजहांपुर में तो आज से पीछे चले जाएं 10 साल पहले तो अपहरण एक व्यवसाय था,
ठीक है, तो अगर आपकी पकड़ हो रही है, जिसे पकड़ बोलते हैं अपराध की दुनिया में, तो वहां तो आपको ऐसे ही डिटेन किया जाएगा कि आप लोग प्राधिकारियों की सहायता ले ही नहीं पाएंगे अपने को मुक्त कराने के लिए। तो ये सदोष परिरोध निश्चित रूप से इस श्रेणी का है कि इसकी आशंका भर कारित हो, इसकी आशंका भर कारित हो। और आशंका किस श्रेणी की? आशंका की भी श्रेणी है, सिर्फ नहीं है, सिर्फ मियर एप्रीहेंशन नहीं, रीजनेबल एप्रीहेंशन, ठीक है, युक्त आशंका पैदा हुई है। तो फिर इससे कोई मतलब नहीं कि कन्फाइनमेंट रॉन्गफुल हुआ या नहीं, हो ही जाएगा तो फिर करेंगे क्या? ऐसे सेल्फ डिफेंस के हक को किसने माना कि जब हो जाए तब उपलब्ध हो, जब हो ही जाएगा फिर तो उसे उपयोग करने की सामर्थ्य वही खो चुकी होगी, तो फिर करेंगे भी क्या उसका? इसलिए ये तत्काल जैसे ही युक्त आशंका पैदा हुई वैसे ही ये पैदा हो गई। और इसीलिए कहते हैं अगला सेक्शन न भी हो तो भी काम चलेगा, क्योंकि अगला सेक्शन यही कहेगा कि राइट टू सेल्फ डिफेंस कब पैदा होता है और कब समाप्त होता है। इसे अलग से कहने की कोई जरूरत नहीं, न भी कहें अलग से तो भी काम चलेगा, क्योंकि सेल्फ डिफेंस रीजनेबली उसी क्षण शुरू हो जाना चाहिए जिस क्षण युक्तिसंगत आशंका पैदा हो, क्योंकि अगर उस क्षण नहीं पैदा होगा और नुकसान हो ही जाएगा, तब फिर पैदा हो भी जाए तो उसे उपयोग करने की सामर्थ्य उस व्यक्ति में बचेगी ही नहीं जिसको सेल्फ डिफेंस यूज करने का अवसर आया है, तो ये कर ही नहीं सकता। और चूंकि ये अधिकार डिफेंस से संबंधित है, ऑफेंस या बदला या रिवेंज इससे संबंधित नहीं है, इसलिए डेफिनेटली इसको तभी तक रहना चाहिए जब तक ऐसा खतरा आपकी सुरक्षा को विद्यमान है, उसके बाद रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये डिफेंस है, ये ऑफेंस या रिवेंज नहीं है। इसलिए अगर अगली बात खत्म भी कर दी जाए, अगला सेक्शन न भी हो, तो भी निष्कर्ष वही होगा जो अगला सेक्शन होने पर निष्कर्ष, उसका भिन्न निष्कर्ष नहीं हो सकता। लेकिन हमने आपसे कई बार चर्चा की है कि हिंदुस्तान का लीगल सिस्टम बेंथम और ऑस्टिन इनसे बहुत प्रभावित है, विशेषकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये काफी हद तक बेंथमाइट्स जो ज्यूरिस्ट रहे हैं उन्होंने ही इनेक्ट किया है, ठीक है। इसलिए बेंथम चूंकि विधायिका के लिए बहुत जगह नहीं छोड़ना चाहते थे कानूनों में, बेंथम जजमेंट लॉ के पक्ष में नहीं है, तो इसलिए आप ये देखते हैं कि कानून खुद में बड़े स्पष्ट है, अर्थान्वयन की बहुत कम जगह छोड़ी गई, इसलिए अगला सेक्शन और उतना बताया कि राइट टू सेल्फ डिफेंस कब पैदा होता है और कब खत्म हो जाता है। इसके लिए चोट लगने का इंतजार नहीं करना है। इफ यू हैव ए रीजनेबल एप्रीहेंशन दैट एनीबडी इज गोइंग टू डिटेन मी wrongfully and he may kept me in the wrongful confinement in such a style that I cannot get my release, ठीक है, बाया पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है, तो फिर आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस तत्काल पैदा होगा और उसका विस्तार ऐसा खतरा उत्पन्न करने वाले की मृत्यु कारित करने तक या कोई अन्य अपहानि कारित करने तक होगा। और छठा, सॉरी, सातवां,
कहता अम्ल फेंकने, ठीक है, एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्टरिंग एसिड, ठीक है, अम्ल फेंकने या अम्ल प्रशासित करने, ठीक है ना, अम्ल फेंकने या देने का कृत्य या अम्ल फेंकने या देने का प्रयास करना, यह भी बेवकूफी की बात है कि अम्ल फेंका, ठीक है, तब तो मृत्युकारित करने तक का राइट टू सेल्फ डिफेंस मिले, और फेंकने का प्रयास किया, बाई चांस गिरा नहीं तो फेंका, ये तो नहीं कह सकते। और अम्ल फेंकने पर जरूरी नहीं व्यक्ति की मृत्यु ही होगी, कतई जरूरी नहीं, हाथ पे गिरा, पैर पे गिरा, चेहरे पे गिरा, ठीक है, पूरे शरीर पर कहीं गिरे, कोई जरूरी नहीं कि उससे ऐसे घाव होंगे जिनमें मृत्यु हो जाए, ठीक है, यानी मृत्यु को खतरा नहीं है, ठीक है, या यूं कहें कि आवश्यक रूप से अम्ल फेंकना, ठीक है, व्यक्ति के लिए जीवन का संकट खड़ा करे, यह आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कोई अम्ल किसी पर फेंक रहा है, तेजाब फेंक रहा है, तो इसे उस सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा जिस सोशल कॉन्टेक्स्ट में हिंदुस्तान का कानून बना है, ठीक है, और इस सोशल कॉन्टेक्स्ट में जब हम इस घटना को देखते हैं तो दुनिया में तेजाब फेंकने की घटना किसी कारण होती हो, हिंदुस्तान में अधिकांश तौर पर तेजाब फेंकने, यह हम नहीं कह रहे कि सिर्फ इसी कारण होगी, लेकिन अधिकांश इसी कारण होती कि किसी ने किसी से शादी करने से इनकार कर दिया तो उसको तेजाब फेंका जा रहा है। तो आप राजा नहीं हैं, आप सम्राट नहीं हैं। तो ये जो मानसिकता है ये इतनी खराब है कि भले ही अम्ल फेंकने या अम्ल फेंकने का प्रयास करने पर जिसके ऊपर फेंका जा रहा है, जो पीड़ित है, उसकी मृत्यु भले ही कारित न हो, लेकिन वो मृत्यु कारक कष्ट में जरूर पड़ता है, ये तो तय है। और फेंकने का प्रयत्न करने पर, अगर आपने फेंकने का प्रयास किया तो आपने काम को अपनी सामर्थ्य पर किया है, क्योंकि प्रयत्न, इसकी डेफिनेशन हमने कई बार आपसे चर्चा की है कि प्रयत्न ये तभी किया गया कहा जाता है जब आप किसी काम को अपनी सामर्थ्य के मुताबिक, जितनी सामर्थ्य आप में है उस काम को करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उस सामर्थ्य की सीमा तक उस काम को करते हैं और फिर भी वो काम नहीं हो पाता, यानी आप अपनी कोशिशों में कोई कमी उठाकर नहीं रखते, आप तो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो काम नहीं होता, तब ये कहा जाता है कि आपने काम का प्रयास किया। और यही कोर्ट पूछता है, जैसे उन्होंने कहा कि 3 महीने में आप अमुक विचारण पूरा करें, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, बताओ, बट व्हाट एफर्ट्स यू हैव बीन मेड, आपने प्रयत्न क्या किए ये बताइए, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, बट you must place before us the efforts which you have been made in that direction। अगर आपने कुछ किया ही नहीं तो नहीं होना था, ठीक है ना, तो एफर्ट्स ये देखे जाएंगे। तो प्रयत्न अगर हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि अम्ल अगर पीड़ित पर नहीं पड़ा तो ये पीड़ित की अपनी किस्मत है, आपको जो करना था वो तो आपने किया ही। तो फिर इस दशा में जो पीड़ित उसे निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, जो फेंक रहा है उसकी मृत्यु कारित कर देने तक विस्तृत आत्मरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए।
लेकिन न्यायालय के समक्ष ये पीड़ित जब जाएगा तो अभियुक्त के तौर पर जाएगा, तभी तो राइट टू सेल्फ डिफेंस क्लेम करेगा और न्यायालय को बताएगा कि नहीं, जिसे आप पीड़ित समझ रहे हो वो तो वास्तव में दुष्ट व्यक्ति है, वो नहीं है पीड़ित, पीड़ित हम हैं जो आपके सामने अभियुक्त के तौर पर खड़े हैं, क्योंकि राइट टू सेल्फ डिफेंस क्लेम करने की आवश्यकता तभी पड़ेगी when you are standing before the court as an accused, ठीक है, जब आप अभियुक्त की संस्तुति में न्यायालय के समक्ष होंगे, ठीक है ना। तो ये 7 स्थितियां, ठीक है। कहता अम्ल फेंकने या देने का कृत्य या अम्ल फेंकने या देने का प्रयास करना जिससे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि ऐसे कृत्य के परिणाम स्वरूप अन्यथा घोर उपाधि कारित होगी। ये पढ़ना जरूरी था, अगर नहीं पढ़ते तो मिसकॉन्सेप्शन होता है। इसका मतलब अम्ल फेंकने के विरुद्ध या अम्ल फेंकने का प्रयत्न करने के विरुद्ध आपको दूसरे की मृत्यु कारित करने तक विस्तृत आत्म प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलता। जब अम्ल फेंकने या अम्ल फेंकने का प्रयत्न करने से ये युक्त रूप से ये आशंका कारित हो कि घोर उपाधि होगी, घोर उपाधि, और चेहरे पर अम्ल फेंकना या अम्ल फेंकने का प्रयास करना ये चेहरे का विरूपण कर देगा, और चेहरे का विरूपण ये घोर उपाधि में आता है, क्योंकि हम लोग ग्रीवियस हर्ट की 8 किस्में जब देखेंगे तब देखेंगे उनमें एक किस्म ये भी है सिर या चेहरे का विद्रूपीकरण, ठीक है, सिर या चेहरे का विद्रूपीकरण ये भी एक किस्म है। लेकिन अगर अम्ल फेंकने से घोर उपाधि की आशंका कारित नहीं हो रही तो फिर मृत्यु कारित करने तक विस्तृत आत्म प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन आत्म प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा ऐसी बात नहीं, वो तो मिलेगा, लेकिन तब उसका विस्तार अन्य हानि कारित करने तक होगा, और अगर घोर उपाधि की आशंका हो भी रही है तो भी मृत्यु कारित करने का नहीं, मृत्यु कारित करने तक विस्तृत आत्म प्रतिरक्षा का अधिकार मिलेगा। मीनिंग देयर बाय, अगर आपको लगता है कि मृत्यु कारित किए बिना इस हमले का निवारण हो सकता है और फिर भी आपने मृत्यु कारित की, तो चूंकि आत्म प्रतिरक्षा का अधिकार था लेकिन आपने उसको एक्सीड किया, इस वजह से आप, ठीक है, सदोष मानववध जो कि हत्या की कोटि में नहीं आता उसके दोषी आप होंगे। तो आगे कहता है 39, कब ऐसे अधिकार का विस्तार, ऐसे अधिकार किसकी बात कर रहा, आत्म प्रतिरक्षा का, क्योंकि सेक्शन 39 रिलेट करेगा 38 से। हम लोगों ने जब डेफिनेशन क्लास पढ़ा था तो धारा की परिभाषा पढ़ी थी कि धारा, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो कहता था कि जब एक पैरा को, ठीक है, शुरुआत में संख्यांक लगाकर दूसरे पैरा से अलग कर देते हैं तो उस पैरा को हम क्या बोलते हैं, धारा। यहां 39 संख्यांक लगाकर इस पैराग्राफ को पिछले पैराग्राफ से अलग कर दिया गया है, इससे 39 एक धारा हो गई, 38 अलग धारा हो गई। अदरवाइज 39 और 38 के बीच रिलेशन है, वो सेपरेट और डिस्टिंक्ट धाराएं नहीं है, दे आर इंटर रिलेटेड। बीएनएस पहली लाइन से लेकर और अंतिम लाइन तक बीएनएस ही है, ऑल लाइन्स आर इंटरकनेक्टेड, सारी लाइन मिलकर बीएनएस बन रही है। किसी एक धारा को बीएनएस या कुछ धाराओं के समूह को बीएनएस ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए 39 में शब्द प्रयोग है कब ऐसे अधिकार का, तो कब ऐसे अधिकार, ऐसे अधिकार शब्द को हम पीछे से रिलेट करेंगे, पीछे जिस अधिकार की चर्चा चल रही है और वो अधिकार राइट टू सेल्फ डिफेंस। तो कहता है कब ऐसे अधिकार का विस्तार, यानी समय की चर्चा हो रही है कि कब ऐसे अधिकार, यानी राइट टू सेल्फ डिफेंस का विस्तार मृत्यु से भिन्न
कोई अपहानि कारित करने तक का होता है। कहता है यदि अपराध पूर्वगामी धारा 38 में प्रकटित भातियों में से किसी का भाति का नहीं, यानी हमला हुआ है लेकिन इस आशय से नहीं हुआ, या उससे युक्त रूप से यह आशंका कारित नहीं हो रही कि बलात्कार होगा, लेकिन यह आशंका कारित हो रही है कि विवस्त्र किया जाएगा या लज्जा भंग होगा, ठीक है, तब मृत्यु कारित करने तक विस्तृत नहीं है। ठीक है, मृत्यु कारित करने तक विस्तृत नहीं है। और अगर बलात्कार की स्थिति है तो मृत्यु कारित करने या मृत्यु से भिन्न कोई अन्य पान, दोनों विकल्प। और यहां मृत्यु कारित करने वाला विकल्प हट गया, यहां सिर्फ एक कहता है धारा 38 में प्रकटित भातियों में से किसी भांति का नहीं है तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु स्वेच्छा कारित करने तक का नहीं होता, किंतु इस अधिकार का विस्तार धारा 37 में वर्णित निबंधनों के अधीन हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का होता है। यानी ऐसा नहीं होता कि यदि हमला धारा 38 में कैलकुलेटेड स्थितियों से भिन्न है तो राइट टू सेल्फ डिफेंस हो ही ना, ऐसा नहीं है। और ऐसा यहां लिख रहे हैं ऐसा भी नहीं है। ये बात वो पहले ही लिख चुके हैं, कहां, सेक्शन 35 में भाई उन्होंने लिख दिया कि शरीर की और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार यह है। तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार धारा 38 में प्रकटित स्थितियां उनमें इस्तेमाल करने की जरूरत यह हो सकती है। और अगर स्थिति धारा 38 में कैलकुलेटेड ढंग की नहीं है, धारा 38 में इंक्लूडेड ढंग की नहीं है, तो भी शरीर के प्रति राइट टू सेल्फ डिफेंस इसे एक्सरसाइज करने की, इसे यूज करने की आवश्यकता हो सकती है। और अगर पड़ी है तो वो 39 से फिर शासित होगी। इसलिए इन शब्दों का प्रयोग पहली बार यहां हुआ ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो कहता है धारा 37 में वर्णित निबंधों के अधीन हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का होता है। ठीक है, बस मृत्यु वाला विकल्प हट गया, क्योंकि अब जो स्थिति बन रही है वो धारा 38 में शामिल नहीं है। ठीक है, इसलिए मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि कारित करने तक का होगा। ठीक है, आगे कहता है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है? कहता है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रश्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध किया गया या न गया हो, और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर की संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि यह सूत्र उन दशाओं में भी उपयोगी है जब हमें इस पर निर्णय लेना पड़ेगा कि अपराध हुआ या राइट टू सेल्फ डिफेंस को एक्सीड किया है। ठीक है, यह सूत्र वहां भी काम करेगा। तो सबसे पहली चीज हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या राइट टू सेल्फ डिफेंस है। सबसे पहला सवाल यह देखना पड़ेगा, और राइट टू सेल्फ डिफेंस है इसका निर्णय धारा 35 की शब्दावली के मुताबिक किया जाएगा। और बल्कि यह कहना भी ठीक नहीं है, यह कहना ज्यादा ठीक है कि धारा 35 और 37 दोनों को मिलाकर यह देखा जाएगा कि राइट टू सेल्फ डिफेंस है या नहीं है, क्योंकि 35 कहता है 37 में वर्णित निबंधनों के अधीन। तो 35 और 37 इसमें जो कुछ लिखा है उसके मुताबिक आप ये तय करेंगे कि राइट टू सेल्फ डिफेंस है या नहीं है।
इसके साथ राइट टू सेल्फ डिफेंस था, सही है, था मीनिंग दे रहे भाई कि उन स्थितियों में राइट टू सेल्फ डिफेंस कानून दे रहा है, इस तरह से राइट टू सेल्फ डिफेंस था। लेकिन वो डिफेंस, राइट टू सेल्फ डिफेंस उपयोग करने की स्थिति आई थी या नहीं, ठीक है, ये अलग सवाल पैदा हुआ। राइट टू सेल्फ डिफेंस है, बंदूक आपके पास है, लेकिन बंदूक इस्तेमाल करने की जरूरत आई है या नहीं, ये एक अलग सवाल है। सेना भारत सरकार के पास है, लेकिन सेना का इस्तेमाल करने की जरूरत पैदा हुई है या नहीं, क्योंकि आम दिनों में फ्रंट पर सेना नहीं होती, ठीक है। जब शांति काल होगा तो सेना कहां होगी, कहां होगी सेना? छावनियों में, ठीक है, सेना फ्रंट पर नहीं होगी, तब सेना कहां होगी? छावनियों में। और सेना, वो सीमा की रक्षा कौन करेगा? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, वो सेना नहीं है। और जब युद्ध काल आएगा तब बीएसएफ हटेगी वहां से, तब सेना पहुंचेगी फ्रंट पर। सेना हर समय नहीं होती, अगर सेना हर समय हो तो तुम्हारे जो कैंटोनमेंट एरियाज हैं वहां कहां से सेना आ गई, ठीक है। सेना हमेशा छावनियों में रहेगी, सेना वहां नहीं रहती। तो भारत सरकार के पास सेना है, ये ठीक है, लेकिन सेना के उपयोग का अवसर आया है, ये तय करना पड़ेगा। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब सेना के उपयोग का अवसर आ गया, तो उन्होंने तीनों सेनाओं को अलर्ट किया, तीनों सेनाओं से कहा कि अपनी अपनी स्थितियां, अपनी अपनी पोजीशन लीजिए और अब युद्ध की स्थिति हो सकती है, ठीक है। और हो सकती है, सिर्फ इतना ही कहा, युद्ध डिक्लेयर नहीं हुआ, ठीक है, युद्ध डिक्लेयर नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर में भी 3 टारगेट तय किए थे कि हम उनको नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने हमारे यहां, ठीक है, आतंकवादी घटनाएं की हैं, सिर्फ उनको हम मारेंगे, फिर अगर आप जवाब देंगे तो आपको और मारेंगे, ठीक है, अदरवाइज हमारे टारगेट पूरे हो गए, बात खत्म हो गई, हमें अब कुछ नहीं करना। अब अगर आपने कुछ किया तो हम आपको बहुत पीटेंगे, और जब तक आप करते रहेंगे तब तक पीटते रहेंगे। जैसे ही आप कहेंगे बात खत्म, तो हमारी ओर से तो बात ही खत्म थी शुरुआत से ही, हमें कोई मतलब नहीं। तो सेना का होना और सेना का उपयोग होना दो अलग बात है। ऐसे राइट टू सेल्फ डिफेंस का होना और राइट टू सेल्फ डिफेंस का उपयोग किया जाना दो अलग बातें। राइट टू सेल्फ डिफेंस तो हम सबको है, वो तो भारत के प्रत्येक नागरिक को है, और नागरिक छोड़ो, भारत की धरती पर जो कोई मौजूद है सबको है। लेकिन उसके उपयोग का अवसर आना ये अलग बात है। तो राइट टू सेल्फ डिफेंस था, इसका निर्णय हम करेंगे 3537 के हिसाब से, उसका उपयोग का अवसर आ गया था, इसका निर्णय करेंगे 40 के हिसाब से। प्रारंभ कब होगा? जैसे ही अपराध करने का प्रयत्न किया जाएगा या हमारे शरीर के प्रति अपराध करने के दृष्टिकोण से हमला किया जाएगा, जैसे ही किया जाएगा बस उसके उपयोग का अवसर आ गया। उस राइट टू सेल्फ डिफेंस की क्वालिटी, गुणवत्ता क्या है? मृत्यु कारित करने तक विस्तृत है या अन्य पानी कारित करने का तक विस्तृत है, इसका फैसला 38 और 39 से शुरू हो गया राइट टू सेल्फ डिफेंस। अब राइट टू सेल्फ डिफेंस शुरू हुआ और बना हुआ है, क्योंकि प्रयत्न अभी चल रहा है, हमला अभी चल रहा है, और इस क्षण एक युक्ति संगत मनुष्य, एक बुद्धिमान मनुष्य होने के नाते उस हमले का प्रतिकार करने के लिए जिस ढंग की कार्यवाही डिफेंस के प्रयोजनों से आवश्यक थी वो आपने की। आपने राइट टू सेल्फ डिफेंस का ठीक ढंग से उपयोग किया है। लेकिन
आपने राइट टू सेल्फ डिफेंस पैदा हो गया था, बना हुआ था, खत्म नहीं हुआ था, बना हुआ था। वो लाठी लेकर मेरी तरफ दौड़ा था, ठीक है, वो लाठी लेकर मेरी तरफ दौड़ पड़ा था और हमने भाला आगे कर दिया था, ठीक है। तो परिस्थितियों में ऐसा माना जा सकता है कि हमने राइट टू सेल्फ डिफेंस को एक्सीड किया था। अगर हमारे पास अवसर इस बात का था कि भाला जिधर से नोकदार होता है उधर छोड़कर, ठीक है, जिधर नोक नहीं होती उस तरफ से उसकी ओर करने का समय मेरे पास था, ये टांगों पर चलाने का मेरे पास समय था, और हमने नोक सामने की, हमने एक्सीड कर दिया है, ठीक है ना। अब अगर उसकी मृत्यु होती है तो राइट टू सेल्फ डिफेंस को एक्सीड करने के कारण हम जिस अपराध के दोषी होंगे वो होंगे। और यह भी हो सकता है कि ठीक माना जाए, हमारे पास इतना समय नहीं था खुद को बचाने के लिए, हमने भी सेल्फ डिफेंस की। तो जब तक बना हुआ है तब तक जो कार्यवाही है उसे रोकने के प्रयोजन से की जानी चाहिए, उतनी ही कार्यवाही आपने की। हालांकि ये स्वर्ण तराजू में नहीं तोला जा सकता, ठीक है, एक देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक रीजनेबिलिटी होती है चीजों में, ठीक है। ये माना जा सकता है कि आपकी कार्यवाही, ये देखा जा सकता है, जांचा जा सकता है कि आपकी कार्यवाही किस लेवल की थी, ज्यादा थी, कम थी, ठीक थी। और इन्हीं विषयों पर न्यायालय के निर्णय होते हैं, इन्हीं विषयों पर साक्ष्य दिया जाता है कि तब क्या स्थिति थी और खत्म हो गया। किस क्षण खत्म हुआ? क्षण उसी क्षण खत्म हुआ जिस क्षण यह आशंका समाप्त हो गई। अब आपने अगर राइट टू सेल्फ डिफेंस का यूज किया तो अब राइट टू सेल्फ डिफेंस का यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि डिफेंस करना था। जब आक्रमण खत्म तो डिफेंस का सवाल खत्म हो गया। अब आप स्वतंत्र एक्ट कर रहे हैं। यह स्वतंत्र एक्ट बदले का हो सकता है, यह स्वतंत्र एक्ट दंड का हो सकता है, यह स्वतंत्र एक्ट अपराध का हो सकता है। आपने टांगों पर जाने दिया, गिर गया, बस सीज कर गया राइट टू सेल्फ डिफेंस। अब आपको उसे उठाना चाहिए था और पुलिस को देना चाहिए था। आपने क्या किया? एक बार गिरा, बस फिर तो दमादम लाठी, 20-25 उसके लाठियां जाने दी आपने। जो 23 लाठियां आपने मारी, ये सेल्फ डिफेंस नहीं है, ये सेल्फ डिफेंस है ही नहीं, वो तो सीज कर गया। अब आपने हत्या की है, अगर वो मर गया, ठीक है, अब वो पहली लाठी मारी आपने, ठोकर लगी उसके, गिरा, और आपने मारी टांगों पर थी, लगी सिर पे, गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस, कोई अपराध नहीं हुआ, कोई अपराध नहीं हुआ, ठीक है। राइट टू सेल्फ डिफेंस था, बना हुआ था, आपको लाठी मारनी चाहिए थी, आपने भाला मार दिया। हो सकता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो, ठीक है, एक्सीड कर गया। ये सारा कुछ परिस्थितियों में तय होगा, लेकिन ये जानना जरूरी है कि कब पैदा होता है और कब तक बना हुआ है। इस प्रश्न का जवाब देने के लिए कि राइट टू सेल्फ डिफेंस का उपयोग हो रहा था या बदला लिया जा रहा था, क्या स्थिति थी, इसको जानने के लिए ये सेक्शन बहुत काम में आता है और इसकी सहायता से ही न्यायालय में निर्णय पारित किए जाते, ठीक है ना। तो ये कब तक बना रहता है और कब उत्पन्न होता है। अगला सेक्शन कहता है कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। अब वो संपत्ति की बात करने लगा। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 37 में वर्णित निबंधनों के अध्ययन दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य हानि स्वेच्छा कारित करने तक का है, यदि वह अपराध जिसके किए जाने के या किए जाने के प्रश्न के कारण इस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है
एतस्मिन् पश्चात प्रगणित भातियों में से किसी भी बात का है अर्थात। तो इस भाषा में और अर्थात की भाषा में कोई फर्क है ही नहीं, वो भाषा एक ही जैसी है। कि अगर इस कैटेगरी में संपत्ति के विरुद्ध अपराध आ गए तो उन अपराधों के विरुद्ध दोष करता, जो संपत्ति के विरुद्ध दोष कर रहा है, उसकी मृत्यु कारित करने तक या अन्य कोई अपहानि कारित करने तक का विस्तृत आत्म प्रतिरक्षा का अधिकार संबंधित व्यक्ति को प्राप्त होगा। ये यहां लिखा ही हुआ है। अब कौन कौन से सांपत्तिक अपराध, वो लिस्ट उन्होंने दी। लूट, और आपसे पूछते जो है वो डकैती, कि डकैती के विरुद्ध क्या स्थिति है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की। तो हमने कहा था डकैती इसमें लूट में इंक्लूड मानी जाएगी, क्योंकि डकैती स्वतंत्र अपराध है ही नहीं। जब डकैती की डेफिनेशन आएगी तो हम लोग देखेंगे डकैती की डेफिनेशन ही यही कहती कि जब वे व्यक्ति जो लूट कर रहे हैं, वे व्यक्ति जो लूट कर रहे हैं और जो उन्हें उसी स्थान पर जहां लूट हो रही है उसी स्थान पर उपस्थित होकर सहयोग कर रहे हैं, या जो दुष्प्रेरक के तौर पर उसमें भाग ले रहा है, ठीक है, ये सारे लोग डकैती कर रहे हैं, ऐसा माना जाएगा। तो डकैती लूट करने वालों की संख्या पर आधारित अपराध है, उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं है, इसे यहां लूट में डकैती शामिल मानते हैं। और लूट चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, कोई अंतर नहीं पड़ रहा, चाहे राजमार्ग पर हो चाहे घर में हो, यानी राजमार्ग यानी हाईवे पर हो, स्टेशन पर हो, घर में हो, कहीं हो, स्थान कोई हो, उसका लूट, बात खत्म हो गई। किस जगह पर हो रही, जगह का कोई महत्व नहीं। इसके विरुद्ध आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस किस लेवल तक का है, मृत्यु कारित करने तक का। रात्रों गृह भेदन, इसमें जरूर एक विशेष समय आ गया जब हम लोग अत्याचार पर पहुंचेंगे तो देखेंगे कि अत्याचार की ही कुछ श्रेणियां गृह भेदन कहलाएंगी। गृह भेदन वो अत्याचार का ही ग्रीवियस फॉर्म है। अत्याचार जिसे अंग्रेजी में ट्रेसपास कहेंगे, और गृह भेदन जिसे हाउस लर्किंग कहेंगे। तो जो गृह भेदन है ये अत्याचार की ही सीवियर कैटेगरी है, सबसे गंभीर श्रेणी है। क्योंकि कहेगा जब घर में आप उस रास्ते से प्रवेश करेंगे या निकल जाएंगे जो रास्ता मानव प्रवेश के लिए आश्रयित नहीं है, जितने भी वो रास्ता हो सकता है लेकिन वो मानव प्रवेश के लिए आश्रयित नहीं है। किसी क्या कोई खिड़की थी उस पर आपने पैर रखा है, बाहर छज्जा था उस पर पैर रखा, छत पकड़ी और उसके घर में कूद गए, तो ये हो सकता था लेकिन ये मानव प्रवेश के लिए आश्रयित नहीं था। तो आपने गृह भेदन किया है। ऐसे बताएगा एक 7-8 स्थितियां शायद हैं या 6 स्थितियां, उनमें किया गया जो गृह अत्याचार है वो गृह भेदन को गठित कर देता है। और गृह भेदन दिन के समय किया गया, राइट टू सेल्फ डिफेंस गृह भेदक की मृत्यु कारित करने तक विस्तृत नहीं है, लेकिन रात में किया गया रात्रों गृह भेदन, तब स्थितियां गंभीर हो गई। अब गृह भेदक की मृत्यु कारित करने तक विस्तृत राइट टू सेल्फ डिफेंस मिला है। ठीक है, आगे कहता है अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि। तो सबसे पहली विशेषता क्या है, रिष्टि आपने की है और कहा था कि
अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा। हमने आपसे कहा था कि रिष्टि, इसकी डेफिनेशन ही यही है कि जब आप किसी वस्तु के संबंध में ऐसा काम करते हैं कि उससे लोग को या किसी विशेष व्यक्ति को उस वस्तु के संबंध में ऐसी क्षतिकारित हो कि उस वस्तु का या तो मूल्य ये कम हो जाए या नष्ट हो जाए, या उस वस्तु के उपयोग पर क्षतिकारक प्रभाव पड़े, तो उस वस्तु के संबंध में आपने रिष्टि की है यह कहा जाता है, आपने मिसचीफ की है यह कहा जाता है। और ये मिसचीफ आप अनेकों तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन अगर ये मिसचीफ या रिष्टि आपने अग्नि या विस्फोटक पदार्थ से की है, डायनामाइट लगाया उड़ा दिया घर, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ से की है, तो आप इस सब सेक्शन से गवर्न हो सकते। यदि आपने जिस स्थान में रिष्टि अग्नि या विस्फोटक पदार्थ से की है वो क्या है? निर्माण, तंबू या जलयान, तीन चीजों में से कोई है। निर्माण है, तंबू है, जलयान है। और जलयान की डेफिनेशन हम लोग पढ़कर आए हैं कि जलयान प्रत्येक वो चीज मानी जाएगी जो मानवों और संपत्ति के ट्रांसपोर्टेशन के लिए उपयोग लाई जाएगी। प्रत्येक वो चीज, वो लकड़ी का पटला ये भी हो सकता है, अगर वो बाढ़ के दौरान मानव या संपत्ति के ट्रांसपोर्टेशन के लिए उपयोग में आ रहा है, वो भी जलयान माना जा सकता है। और अगर उसका अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा आप सृष्टि कर रहे हो तो आपकी मृत्यु कारित करने तक का विस्तृत आत्म प्रतिरक्षा का अधिकार आ सकता है। ठीक है, आपने अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा सृष्टि की है, किसमें की है? निर्माण, तंबू या जलयान में की है। और वो निर्माण, तंबू या जलयान कैसा है? बात को उसने बहुत क्लियर कर दिया। जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है। लाया जाता मीनिंग करवाई, करंट समय उसका उपयोग मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा, संपत्ति को सुरक्षित करने रखने के दृष्टिकोण से हो रहा है। हो सकता है नहीं, हो रहा है, लाया जाता है, यह कहा। ठीक है, इसका मतलब कॉलोनाइजर ने कॉलोनी बनाकर खड़ी की है, उसमें आपने अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा सृष्टि किए तो मृत्यु कारित करने तक का विस्तृत आत्म प्रतिरक्षा का अधिकार उस कॉलोनी के चौकीदार को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो कॉलोनी का चौकीदार है उसे राइट टू सेल्फ डिफेंस अपने मालिक की संपत्ति के लिए भी मिला हुआ है। भाई वो तो मिला ही हुआ है, क्योंकि राइट टू सेल्फ डिफेंस आपको अपनी संपत्ति और किसी अन्य संपत्ति की संपत्ति, किसी अपना शरीर या किसी अन्य के शरीर के लिए भी उपलब्ध होता है। इसीलिए पुलिस, ठीक है, इन अधिकारों का उपयोग करने के लिए अहर है, एलिजिबल है। और जो चौकीदार या अन्य कर्मचारी हैं उन्हें भी यह अधिकार है, क्योंकि राइट टू सेल्फ डिफेंस तो सबको है, अपने लिए भी है, दूसरों के लिए भी। तो विशेष प्रकार की रिष्टि, विशेष स्थान में रिष्टि, ठीक है, और विशेष साधनों से रिष्टि, हर रिष्टि के विरुद्ध मृत्यु कारित करने तक का विस्तृत आत्म प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। कुछ रिष्टियों के विरुद्ध यह अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तृत है। ठीक है, अगला कहता है चोरी, रिष्टि या गृहतिचार। तीन ही बातें कही उसने, चोरी, रिष्टि या गृहतिचार, क्योंकि लूट पहले ही गवर्न हो गया। ठीक है, छल, आपराधिक न्यायसंग, दुर्विनियोग छोड़ दिया उसने।
ये तीनों संपत्ति के विरुद्ध हैं, लेकिन तीनों छोड़ दिए। तो कहा चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार। ऊपर जो कहा रात्रों गृह वेदन, गृह अतिचार की सीवियर कोटि है। अब उस स्तर का गृह अतिचार नहीं है जैसे गृह वेदन कहा जाए, लेकिन गृह अतिचार है। ठीक है, अतिचार अलग बात है और गृह अतिचार अलग बात है। अतिचार में दूसरे की भूमि पर आप जाते हैं, इस उद्देश्य से उसे क्षति बाधा या क्षोभ कारित करें, या उसकी भूमि पर विधिपूर्वक प्रवेश करके इस आशय से बने रहते हैं कि वहां कोई अपराध करें या क्षति बाधा क्षोभ उसे हो, ये संभाव्य जानते हुए भी वहीं रुके रहते हैं। अतिचार है। और वहां का दूसरे की भूमि पर, दूसरे की भूमि उसके घर में भी है और उसके खेत में भी है। तो अतिचार की गंभीर श्रेणी गृह अतिचार, और गृह अतिचार की सबसे गंभीर श्रेणी गृह वेदन, और फिर रात्रों गृह वेदन, वो और भी गंभीर है। तो रात्रों गृह वेदन ऊपर ही आ गया, लेकिन गृह अतिचार की अन्य श्रेणियां, अतिचार की नहीं, गृह अतिचार किसी भी समय किया जा रहा है, चोरी किसी भी समय की जा रही है, रिष्टि किसी भी समय की जा रही है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में की जा रही है, परिस्थितियां ऐसी हो रही कि उनसे यह युक्त आशंका कारित हो रही है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोर उपाधि ये होगा। हम कमरे के अंदर हैं, या हमारा कोई डियर एंड डियर कमरे के अंदर है, या हमारा पड़ोसी जिससे हमारी लड़ाई चल रही वो कमरे के अंदर है, और तुम उसकी लिंटर पे देह तोड़ा शुरू हो गए, तो अग्नि या विस्फोटक पदार्थ से रिष्टि नहीं कर रहे हो, लेकिन रिष्टि कर रहे हो या रिष्टि करने का प्रयत्न कर रहे हो, और ऐसी परिस्थितियों में कर रहे हो कि हमें युक्त ढंग से यह आशंका कारित होगी कि न रोका गया तो परिणाम मृत्यु है। ठीक है ना। अब राइट टू सेल्फ डिफेंस पैदा होगा और उसका विस्तार मृत्यु कारित करने तक होगा। तो कहता है चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार जो ऐसी परिस्थितियों में हुआ है जिनसे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोरोपति होगा। ठीक है, तो सिचुएशंस ऐसी हो रही है, यानी संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा लूट, रात्रों गृह वेदन, रिष्टि अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा, कहां, निर्माण तंबू या जलयान में। और निर्माण तंबू या जलयान कैसा, जो मानो या आवास या संपत्ति की अभिरक्षा, इसके प्रयोजन से उपयोग होता है। और फिर चोरी, रिष्टिया, आपराधिक अत्याचार, गृह अत्याचार, आपराधिक नहीं गृह अत्याचार, जो ऐसी सिचुएशंस में हुआ है जिनमें युक्त संगत आशंका पैदा हो रही है, न रोका तो परिणाम मृत्यु या घोर उपाधि ये होगा। ठीक है, अब फिर वही बात कि ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अन्य पानी जो कारित करने पर कब होगा, जब अपराध संपत्ति के विरुद्ध है, यदि वह अपराध जिसके किए जाने या किए जाने का प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग का अवसर आता है। संपत्ति के विरुद्ध उसने नहीं कहा, क्योंकि संपत्ति के विरुद्ध कह देगा तो फिर सारे संपत्ति के विरुद्ध अपराधों की दिशा में राइट टू सेल्फ डिफेंस आ जाएगा, भले ही उसका विस्तार मृत्यु कारित करने तक न हो। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला सेक्शन संपत्ति के विरुद्ध उन अपराधों का जिक्र कर रहा है जिनमें मृत्यु कारित करने तक नहीं है। तो अगर इस सेक्शन में भी वे अपराध जो संपत्ति के विरुद्ध किए जाने की दिशा में राइट टू सेल्फ डिफेंस पैदा होगा, भले ही उसका विस्तार मृत्यु कारित करने तक न हो, उसका जिक्र नहीं होगा क्लियरली, तो फिर सारे संपत्ति के विरुद्ध अपराधों की दिशा में राइट टू सेल्फ डिफेंस पैदा हो जाएगा। इसीलिए इस सेक्शन में भी उसने क्लियर कर दिया कि इन्हीं अपराधों में आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस रहेगा, इसके अलावा संपत्ति के विरुद्ध अपराधों की दिशा में आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं होगा। ठीक है, क्या कहता है देखें, यदि वह अपराध जिसके किए जाने या किए जाने के प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है,
ऐसी चोरी, रिष्ट या आपराधिक अत्याचार है जो धारा 41 में प्रकटित भांतियों में से किसी बात का न हो। ठीक है, ऐसी चोरी, रिष्ट या आपराधिक अत्याचार है जो धारा जो पूर्ववर्ती है उसमें प्रकटित स्थितियों की न हो, लेकिन चोरी, रिष्ट या आपराधिक अत्याचार ही है वो, लेकिन ऊपर वर्णित स्थितियों जैसी नहीं है। यानी चोरी हो रही है लेकिन ऐसी परिस्थितियों में नहीं हो रही कि आपके मन में युक्ति संगत आशंका पैदा हो कि चोरी को न रोका तो परिणाम मृत्यु या घोरोपति होगी। इस स्थिति में चोरी नहीं हो रही, चोरी हो रही है लेकिन इस दशा में नहीं हो रही। रिष्टि हो रही है लेकिन अग्नि या विस्फोटक पदार्थ से हो रही हो, ठीक है, उस स्थान में हो रही हो जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अवरक्षा के लिए प्रयोग में आता हो, निर्माण तंबू या जलयान हो, ये नहीं है, रिष्टि है। तो फिर आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस तो है किंतु मृत्यु कारित करने तक नहीं है। ठीक है, कहता है कि आता है ऐसी चोरी, रिष्ट या आपराधिक अत्याचार है जो धारा 41 में प्रकटित स्थितियों में से किसी बात का न हो तो उस अधिकार का विस्तार स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक का नहीं होता, किंतु उसका विस्तार धारा 37 में वर्णित निर्बंधों के अधीन दोषकर्ता की मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि कारित करने तक का होता है। ठीक है, तो आपका मृत्यु कारित करने तक नहीं, गृह वेदन है लेकिन रात्रों गृह वेदन नहीं है, अतिचार है किंतु गृह अतिचार नहीं, गृह अतिचार है किंतु ऐसी परिस्थितियों में नहीं है कि युक्त रूप से यह आशंका कारित हो जाए कि अन्यथा परिणाम मृत्यु या घोरोपति होगा। तो राइट टू सेल्फ डिफेंस होगा लेकिन उसका विस्तार मृत्यु कारित करने तक का नहीं होगा, किंतु मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होगा। तो आप देख रहे हैं संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा, चोरी, रिष्ट या आपराधिक अत्याचार, इन्हीं के विरुद्ध आपको यह हक मिला हुआ है। हाँ, चोरी, रिष्ट या आपराधिक अत्याचार ये कुछ विशेष दशाओं में किया जाए तो इनका विस्तार मृत्यु कारित करने तक हो जाता है। आप कहेंगे लूट भी है, ठीक है, तो लूट चोरी से या उद्दापन से ही बनती है और आप देखेंगे उद्दापन के विरुद्ध नहीं है, उद्दापन के विरुद्ध भी राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं है। ठीक है, वहां भी कोई राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं है, लेकिन उद्दापन का एक विशेष स्वरूप लूट, आप देखेंगे लूट भी उद्दापन से ही बनेगा। उद्दापन जब विशेष प्रकार से विशेष स्थान पर किया जाएगा और उसके विशेष परिणाम होंगे तो उसे लूट कहेंगे। तो उद्दापन के विरुद्ध केवल एक प्रारूप में राइट टू सेल्फ डिफेंस है, अन्यथा उद्दापन के विरुद्ध राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं। ठीक है, तो ये यहां तक हुआ और जो अगला सेक्शन है उसे समझने में थोड़ी कठिनाई होती है, इसलिए उस पर चर्चा आज नहीं करेंगे, उस पर कल आपका शांत मूड से दोबारा फ्रेश मूड में चर्चा करेंगे। देखेंगे